नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, कल संसद का सत्र समाप्त हो गया, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद का पहला सत्र था संसद का। वो सत्र कल दिनांक 3 जुलाई को ख़त्म हो गया और इस सत्र की विशेषता ये रही कि इसमें विपक्ष ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा में अपने मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दे उठाए, वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ थे। उसके बाद राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो मुद्दे उठाए वो अपने आप में बहुत गंभीर थे और लोगों को उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हालांकि राज्यसभा में कम समय मिलता है हमारी पार्टी को, क्योंकि हमारे सदस्यों की संख्या वहाँ कम है। लोकसभा में तो हमारी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राज्यसभा में हमारे सदस्य कम हैं, तो कम समय मिलता है। लेकिन ऐसे में भी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने उस कम समय का भी सदुपयोग करते हुए शानदार तरीके से सारे मुद्दे उठाए और बहुत गंभीर मुद्दे थे, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो की, उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ बातें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। उनमें से सबसे प्रमुख है, चाहे वो सेंट्रल में हो और चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो, जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे है। चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट में कैनोपी गिरने का मामला हो, चाहे जामनगर में हो, चाहे अयोध्या में जो अभी रामपथ बना है वो 10 किलोमीटर की लंबाई तक धंसता हुआ ही चला गया। ये सब भ्रष्टाचार के कारण ही तो है। राम मंदिर अभी बना, राम मंदिर की छत टपकने लगी, तो ये उन्होंने कहा कि ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पेपर लीक के मुद्दे के बारे में बताया उन्होंने कि सारे लोग जानते हैं कि इसमें देश के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स शामिल हैं। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हर घर नल हर घर जल हो गया है, और वास्तविकता ये है कि 5% घरों में भी नल और जल नहीं पहुंचा है। उन्होंने तो आह्वान किया उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सांसदों को कि आप लोग जाइए अपने क्षेत्र में देखिए जाके कि वास्तविक स्थिति क्या है। आखिर कितने घरों में नल पहुंचा और कितने घरों में जल पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो ये पैसा गया कहाँ? गुजरात की कंपनियां काम कर रही थी, पैसा सब ले गई, काम कुछ किया नहीं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0% बेरोजगारी है, और वास्तविकता ये है कि अभी सिपाही भर्ती, हालांकि परीक्षा निरस्त हो गई, लीक हो गया पेपर, लेकिन उसमें 50,000 भर्ती निकली थी और 50,000 भर्तियों के लिए 68 लाख लड़के लड़कियों ने अप्लाई किया था। ये बेरोजगारी की स्थिति। आरक्षण की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा आप हमारा आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में और देश में सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं। जो भी नौकरियां हैं वो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, तो उनमें तो आरक्षण होता ही नहीं है। फिर उन्होंने जो सबसे गंभीर मुद्दा रखा वो उन्होंने बताया एनसीएलटी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो देश में इस समय सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। एनसीएलटी एक संस्था है जो बैंकों से बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोन ले रखा है, और अगर वो लोन नहीं जैसे चुकाते हैं तो उनमें जो समझौता होता है वो करवाती है एनसीएलटी संस्था। तो 31 मार्च 2023 तक 8,30,616 केस रिजॉल्व हुए, 616,
उनमें 8,30,000 करोड़ का कर्जा था और बैंकों को वापस मिले केवल 2,53,000 करोड़, यानी 5,77,000 करोड़ का नुकसान हुआ बैंकों को। यही हेयर कट है, इसको हेयर कट कहा जाता है। और वो लोग जिन लोगों ने 8,30,000 करोड़ का कर्जा लिया था, वो केवल 2,53,000 करोड़ दे के कर्ज मुक्त हो गए। ये बीच का जो गैप है 5,77,000 करोड़ का, ये हेयर कट है। हेयर कट ये एक नया शब्द आया, लेकिन ये गंभीर, बहुत इसका गंभीर मतलब है। हेयर कट, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मैंने किसी बैंक से कोई 1 लाख रुपया लिया और हमने नहीं चुका पाया। उसके बदले में हमने 1 लाख की प्रॉपर्टी अपनी किसी को बेच दी केवल 40,000 रुपये में, और जितने में हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची उतने पैसे बैंक को दे के हम तो कर्ज मुक्त हो गए। मान लीजिए कि जैसे हमने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, अपनी प्रॉपर्टी 40,000 में बेची, तो 40,000 दे के हम कर्ज मुक्त, लेकिन इसमें बैंक को नुकसान हो गया 60,000 रुपये का। इसी तरह का ये हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला ऐसे है कि लोग बैंकों से लाखों करोड़ रुपया कर्जा लिया और उसको अपने ही किसी व्यक्ति को, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी बिल्कुल नज़दीकी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र कर दी वो प्रॉपर्टी। मान लीजिए 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 30,000 करोड़ में कर दी, और बैंक से जो 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है वो 30,000 करोड़ भर के वो तो कर्ज मुक्त हो गए। तो बैंक को तो नुकसान हुआ 70,000 करोड़ का, लेकिन जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसको 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी केवल 30,000 करोड़ में मिल गई। ये इस तरह की पॉलिसी है एनसीएलटी की। और इसमें हो क्या रहा है कि बैंकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इंडिविजुअल्स को लाखों करोड़ का फ़ायदा हुआ है। बैंकों में तो हम टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, बैंकों को क्या नुकसान होगा, वो तो आम जनता का नुकसान है और व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये 31 मार्च 2023 तक का जो बताया है प्रोफेसर साहब ने कि 8,30,000 करोड़ का कर्जा था, 2,53,000 करोड़ रुपया केवल वापस आया, लोग कर्ज मुक्त हो गए, 5,77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ बैंकों को, यानी 69% हेयर कट। और इसमें से सबसे ज़्यादा हेयर कट किसको मिला? एक अडानी साहब की कंपनी है गुड होम्स करके, उसको 96% हेयर कट। ये उन्होंने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कितना कर्जा था लोगों पे, कितनी प्रॉपर्टी बिकी, उन प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत क्या थी और किन लोगों ने खरीदी। ये सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए और ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है। लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है इस तरह की चीज़ों से, जिन पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि यूट्यूब पे जाइए, संसद टीवी में या वैसे भी प्रोफेसर साहब के नाम से सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा। उनका भाषण राज्यसभा का जो लेटेस्ट है परसों का, वो ज़रूर देखें। बहुत गंभीर मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बड़ा घोटाला है ये। इसके बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय